हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, आज की क्लास का जो मेरा टॉपिक है वो है एनटीए ने आज जो पेपर करवाया यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का। टाइम था 9 बजे से लेके 12 बजे, 12 नून। आज के दिन क्या डेट है आज? 20 जून, मंगलवार का दिन। इस पेपर के बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जिन लोगों ने पेपर दिया तो उनसे मेरे को जितने इनपुट्स मिले, उस बेसिस पे मैंने थोड़ा सा इसका एस्टिमेशन लगाया। लाइक 3:30 बजे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बंदा 1-1:30 बजे तक आता है। तो उसके बाद जितना भी हुआ, तो उसको जितना टाइम मिला मेरे को, तो मैंने देखा कि क्या पेपर में है। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो काम तो हमने करना ही है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है जब हम क्लासेस में आते हैं, या जब पूरा वो प्रॉपर पेपर आ जाएगा हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में, तो तब वो काम हमने करना है। बट मेन होता है ये देखना कि पेपर में जो क्वेश्चन आए वो किस एरिया से आए, कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्या ट्रेंड था, कौन से फोकस को रख के अपना पेपर सेटर ने क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे। तो पहले मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए डिस्कस कर लूँ जिनको ये बेसिकली अभी तक मैं मान के चलता हूँ, मान लो लेटर सपोज आपको ये नहीं पता कि ये यूजीसी नेट क्या है। एनटीए तो आपको पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक्सीलेंस इन असेसमेंट, ये इसकी टैगलाइन है। जैसे हर कंपनी की एक टैगलाइन होती है ना, वैसी सेम रेड बुल की है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। तो एनटीए की है एक्सीलेंस इन असेसमेंट, पता होनी चाहिए आपको ये। देखो, सबसे पहली बात, इस पेपर का फॉर्मेट देखते हैं हम। 150 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 3 घंटे का टाइम लिमिट है, जैसे मैंने लिखा भी 9 से 12। ये 3 घंटे मेरे को पर्सनल लेवल में बहुत ज्यादा लगते हैं, बिकॉज एमसीक्यू फॉर्मेट पेपर है। पहली बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यार। जब एमसीक्यू फॉर्मेट पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आई सजेस्ट कि भाई 3 घंटे नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2.5 घंटे कर लो या 2 घंटे कर लो। बहुत लोगों का पेपर 2 घंटे से 2 घंटे या 2 घंटे के अप्रॉक्स खत्म हो जाता है। तो 1 घंटा बंदा वहां पे फालतू बैठा रहता है, बेचारा परेशान होता है। सुबह सुबह 7 बजे का निकला हुआ, फिर 8:30 बजे वो अपनी सीट पे बैठता है, फिर 12 बजे के बाद उसे और टाइम लग जाता है, बैग वगैरह लेना, ये सब लेना, टोकन लेना। ये कॉमन चीजें हैं जो लोग 1-2 बार एनटीए का नेट पेपर दे चुके हैं, उन्होंने ये फेस करके बताया कि भाई ये दिक्कतें हमें आती है। सो आई थिंक इसके ऊपर एनटीए को काम करके टाइम लिमिट कम कर देनी चाहिए। ये पेपर का फॉर्मेट एकदम सही है, इसमें देयर इज नो सच, मतलब कोई खराबी ड्रॉबैक नहीं है। तो 150 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। कैसे बटे हैं कि 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। जैसे आपको इकोनॉमिक्स का नेट का पेपर देना है आपको, 100 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। इको के 50 मिलने हैं जनरल। मैं दोनों सेक्शन की बात करूंगा, जनरल में क्या आता है, इको में क्या आता है। एंड 2 मार्क्स है करेक्ट आंसर के, जैसे मैंने बताया कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 300 नंबर का आपका पेपर है, 150 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 300, तो 300 नंबर आपको टोटल पेपर देना है। कहते हैं नेट देने का फायदा क्या है। नेट देने का फायदा ये है कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना है, तो उसकी जो कंडीशन होती है दैट इज एमए इन इकोनॉमिक्स होना प्लस नेट क्वालिफाइड। अगर आपको पीएचडी करनी है तो उसके लिए आपको जेआरएफ निकालना पड़ता है। कहते नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है? अंतर है कट ऑफ का। वो कट ऑफ की जब मैं बात करूंगा तब आपको समझ आएगा। जेआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो लोग पीएचडी करने जाते हैं आगे, तो भारत सरकार उन्हें पर मंथ, पहले ये अमाउंट था 27-28,000 के आसपास, आज की डेट में ये करंट अमाउंट जो चल रहा है अप्रॉक्स 30। तो जब भी आप पीएचडी में एनरोल करते हो एंड आपको इसमें लमसम एक पेमेंट मिलती है लगभग 3 महीने बाद, तो 3 महीने 30 × 3 कर दो भाई, 90,000। तो 90,000 और 95,000 का एक लमसम अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है जब भी आप पीएचडी करते हो। तो जो भी आपके पीएचडी के मेंटोर होते हैं, वो आगे आपकी सारी अकाउंट डिटेल्स वगैरह देते हैं एनटीए को एंड यूजीसी को। बेसिकली यूजीसी ये देता है आपको अमाउंट, तो यूजीसी फिर आपको 3 महीने का एक लमसम अमाउंट बना के देता रहता है थ्रू आउट योर पीएचडी। फिर जेआरएफ के बाद आपका एक एसआरएफ आता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये जूनियर है। देन इसमें बाय डिफॉल्ट अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है व्हाइल डूइंग योर पीएचडी। ठीक है जी। और अगर आपको पीएचडी नहीं करनी, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप आना चाहते हो, तो आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई करना है। सिर्फ कट ऑफ का अंतर है बस। ठीक है, ये बात समझ आ गई। नेट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देना चाहिए। बहुत लोग ऐसे थे, जब लास्ट टाइम दिया तो लोगों की एमए की डिग्री नहीं आई, बट उनका नेट निकल गया पहले अटेम्प्ट में। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि आप नेट का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल सकते हो। इनफैक्ट जेआरएफ भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल सकते हो, क्या प्लानर होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए इस पेपर के लिए। ठीक है, तो इन सारी बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग इज, ये पेपर के फॉर्मेट पे आते हैं, और जो आज पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या थे।
क्वेश्चंस एग्जैक्ट तो भाई देखो जब पेपर आएगा तब पता चलेगा, बट एक रफ आइडिया मिल गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अभी सिर्फ इको वाले सेक्शन की बात करने में इंटरेस्टेड हूँ जिसमें 100 क्वेश्चन है, नो नेगेटिव मार्किंग, क्लियर जी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और मल्टीप्लाई बाय 2 हर क्वेश्चन, तो मतलब 200 नंबर का आपका इको का पेपर होता है। लास्ट जो कट ऑफ आई थी वो थी जनरल कैटेगरी की, मैं सिर्फ बात करूंगा 192 फॉर द नेट क्वालिफाई एंड 210 के अप्रॉक्स, 300 में से 210 या 200 नंबर के अप्रॉक्स आपका फॉर द जेआरएफ। तो सिर्फ कट ऑफ का अंतर होता है फॉर द जनरल कैटेगरी। और जो लास्ट आया था अटेम्प्ट, उसमें देयर वाज क्वाइट शॉकिंग एलिमेंट। शॉकिंग क्या, जब मैंने जिनसे पूछा जिनका नेट क्वालिफाई हुआ, मैंने कहा हाँ जी होता क्या है, नेट के लिए हमें 192 नंबर चाहिए आउट ऑफ 300, तो हम ये टारगेट बना के चलते हैं कि मेरे को 192 पार रहना है और जेआरएफ के लिए 210 पार रहना है। तो इस अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन मैं सही करूँ ताकि मेरी ये कट ऑफ रेंज पार हो जाए। बट जो अभी पीछे रिजल्ट आया था, बिकॉज ये पेपर ना साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर, ये भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका एक साल। मान लो लेट सपोज आपका जून में नहीं निकला तो सेम पेपर आप दिसंबर में भी फिल कर सकते हो, कोई इस पे हार्ड एंड फास्ट अटेम्प्ट्स की वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन। एज लिमिट जरूर है, एज लिमिट के अलावा यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा भाई कितने नंबर बने, कितने 99.09% है। मैंने कहा है भाई 99.0 परसेंटाइल नेट में तो होती नहीं, इकोनॉमिक्स वाले पेपर में, इको में तो कट ऑफ सिस्टम चल रहा है, परसेंटाइल सिस्टम तो है नहीं। कहते पता नहीं भाई हमारे रिजल्ट में तो यही लिखा है, बस ये लिखा है क्वालिफाइड फॉर नेट। मैंने कहा यार 99.09 आ रहा है और सिर्फ नेट निकला, जेआरएफ नहीं निकला। तो जेआरएफ की कट ऑफ थोड़ी और हाई थी, नेट की जो परसेंटाइल थी वो 97.05 था इस साल, जो अभी रिजल्ट आया था इन द मंथ ऑफ अराउंड फेब और मार्च में 2023 के। तो जनरल कैटेगरी के लिए नेट की जो परसेंटाइल थी दैट वाज दिस, जेआरएफ की 99 पॉइंट समथिंग थी, थोड़ी ज्यादा थी जेआरएफ की, इसलिए जेआरएफ नहीं निकला। बिकॉज कंबाइन देखा जाता है कि कंबाइन आपकी कितनी बनी है। तो उन लोगों के भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं जिनका निकला है जस्ट अभी इसी साल के फेब और मार्च में 2023 में। सो नाउ द थिंग इज, इतने कट ऑफ हमें क्वेश्चन वाइज देखना है, बाद में जाके वो नॉर्मलाइज एंड परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट होता तो इतना बनता है। ये रिसेंट है लास्ट वन कि 97 परसेंटाइल का मतलब यही है, एक तरीके से हमें इतनी रेंज तो रखनी चाहिए। सो अब मैं आता हूँ जरा पेपर के ऊपर, एक कट ऑफ का सिस्टम आई गेस आपको समझ आ गया, और ये भी बात करेंगे कि अभी हमें कितने क्वेश्चन एटलीस्ट सही करने चाहिए। देखो फर्स्ट थिंग जो अभी पेपर हुआ, अक्सर होता क्या है, हमें इकोनॉमिक्स रिलेटेड 2 चीजों में बहुत डर लगता है, एक आपका मैथ्स, दूसरा स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स। जितना मैंने ऑब्जर्व किया लोगों की ये ज्यादा कमजोरी है, यही तो बहुत ज्यादा कमजोरी है, इनफैक्ट तीनों ही कमजोरी है, और इससे तो लोग डरते भी है इस पेपर से। मैथमेटिक्स से इतना ना डरे, बट इससे बहुत डरते हैं कि मैथ्स में तो 3-4 यहाँ पे रिलेटिव टॉपिक्स आते हैं, बहुत गिने चुने, सेट्स, रिलेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, ठीक है, और आपका मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। तो एफएक्स दे देगा, कहेगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव बताओ, या फिर कॉन्वेक्स फंक्शंस या कॉनकेव फंक्शन, क्वासी कॉन्वेक्स, क्वासी कॉनकेव, सेम 1 एमएमई का टॉपिक है दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेबस का। तो इस बार के पेपर में क्या मिला, आज जो पेपर हुआ 20 तारीख का दिन है, उसमें मैथ्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन, इकोटेक्स के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन थे, स्टार्ट्स के भी इतने क्वेश्चन नहीं थे, इकोटेक्स के फिर भी आप कह सकते हो 5 क्वेश्चन के आसपास। भाई मैथ्स के 2 क्वेश्चन, 200 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन मैथ्स के, वो भी कौन सा था, एक वो ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन था एंड एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था एंड एक वो आपका फंक्शन कर्व के ऊपर था, उसको आप बेसिकली ये बोल सकते हो 3 क्वेश्चन हो गए टोटल। तो ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेट करना एंड एक आपका फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन था कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में ग्राफ की शेप्स क्या बनती है। सो ये 3 क्वेश्चन मैथ्स के, बस 200 में से 3 क्वेश्चन मैथ्स के, और इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। देन उसके बाद आप अगर स्टैट्स इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन की बात करो, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, एंड इकोटेक्स रिलेटेड आपके 2-3 क्वेश्चन और मिले हैं। तो लगभग इसकी 5 से 6 क्वेश्चन की रेंज है। सो मतलब इस पोर्शन में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, राउंड फिगर कर देता हूँ मैं, 10 क्वेश्चन, मान लो 1-2 क्वेश्चन बंदे को याद हो और टाइम की भाई क्या था, तो 10 क्वेश्चन लगा लो भाई, 190 क्वेश्चन तो रह गए ना, और 10 क्वेश्चन है ये, 190 में से 10 क्वेश्चन ऐसे है जो पैसेज बेस्ड है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन
सुनने में बड़े आसान थे, सीधा सीधा आंसर मिलता था। तो गली गली का बच्चा, मतलब जो भी बंदा 10वीं 11वीं पढ़ता है तो वो भी आंसर बता सकता है इसका। तो पैसेज वॉज वेरी इजी, यहाँ पे आप इजिली 10 on 10 स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। रिमेनिंग चैलेंज क्या है पेपर में? चैलेंज था इंडियन इकोनॉमी। आज तक किसी ने मेरे को नहीं बोला कि भाई इंडियन इकोनॉमी का पेपर टफ बना, बट यहाँ पे इस बार पेपर टफ था विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। कहते इंडियन इकोनॉमी कैसे टफ हो गई? इंडियन इकोनॉमी इसलिए टफ हुई क्योंकि क्वेश्चंस थे ऑन द बेस ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, क्वेश्चन थे ऑन द बेस ऑफ द गवर्नमेंट बजट, यूनियन बजट इस साल का, क्वेश्चन थे नीति आयोग के ऊपर, नीति आयोग की रिपोर्ट के ऊपर, क्वेश्चन थे फाइनेंस कमीशन के ऊपर, क्वेश्चन थे आपके बजट के फॉर्मूले के ऊपर। सेम 4 ड्यू, उसमें एक पेपर होता है कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स, वहां पे मैंने एक पीडीएफ भी शेयर की थी जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, प्लस एक उसकी वीडियो भी डाल रखी है यूट्यूब पे। तो उसमें एक न्यूमेरिकल था, वो वाला क्वेश्चन आ रखा था बजट के ऊपर न्यूमेरिकल। सो ये था, होता गया जब हम डिस्क्रिप्टिव पेपर करते हैं इंडियन इकोनॉमी तो वहाँ पे हमें आंसर लिखना है, बट यहाँ तो टीका मारना ना, जय श्री राम ए, जय श्री राम बी, जय श्री राम सी। तो टीका मारने के लिए भी मेरे को डेटा पता होना चाहिए, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, दैट वाज द चैलेंज। बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। आई डोंट नो कि इस बार बाकी जनता का क्या ओवरव्यू रहा, बट यस ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन टारगेट होगा सबके लिए, चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे एरियाज को अवॉइड करते हैं। और यही बात मैं कहता था, अगर आप मेरी पुरानी इंडियन इकोनॉमी वाली क्लासेस है आपके पास रिकॉर्डिंग, तो वहां पे भी मैंने ये बात बोली थी भाई इकोनॉमिक्स सर्वे इंपॉर्टेंट है, बजट इंपॉर्टेंट होता है, नीति आयोग इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे भी भैया मैं हर बार ये बोलता हूँ सरकारी काम है तो मतलब मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे काफी ज्यादा होता है, तो मेरे को ये एरिया बहुत पसंद है। ठीक है, बेबी को बेस पसंद है, समधीर जी शर्मा जी को इंडियन इकोनॉमी पसंद है। इंडियन इकोनॉमी इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और 3 पेपर बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेट, सरकारी सेक्टर में अगर काम करना है, आरबीआई डीपीआर, आईईएस या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, चारों एरियाज में आपकी इंडियन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जीएस 3 आता है सिविल सर्विसेज में, मेंस एग्जामिनेशन में। प्रीलिम्स में इस बार 18 क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। हाँ जी, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन थे। तो एक बंदे ने मेरे को बोला कि मैंने ना पहले सेक्शन ए नहीं खोला, मैं सीधा सेक्शन बी खोला, और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या, एग्रीकल्चर की स्कीम बताओ ये किस साल में लॉन्च हुई थी? 1960 में, 61 में, 62 में, 63 में, और वो भी फाइनेंशियल ईयर फॉर्मेट में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा 1960, 61, 62, 63, ये फाइनेंशियल ईयर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बंदा और ज्यादा कंफ्यूज। पहला क्वेश्चन ही सुबह सुबह बंदा, एक तो भाई 8 साढ़े 8 बजे बंदा पहुंच रहा है, पहला क्वेश्चन ओपन कर रहा है, क्या आ रहा है, बताओ ये प्रोग्राम एग्रीकल्चर का कब लॉन्च हुआ था? डेट बेस्ड क्वेश्चन, डेट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। तो डेट्स ये वो वाली डेट्स नहीं है आप कब मिलने गए, तो डेट्स है ये भारत सरकार की योजनाएं कब आई, ऐसी सेम जितने भी इकोनॉमिक्स है उनकी थ्योरीज जो है वो कब आई, क्रोनोलॉजी, जैसे केबीसी में फास्ट स्पीड फर्स्ट नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन बड़े थे। देन उसके बाद एक क्वेश्चन था जीएसटी रेवेन्यू का, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ कि केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट को जो कलेक्शन मिलता है, जो फंड मिलता है वो कितना मिलता है। एक लोन के ऊपर क्वेश्चन था, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। प्लस एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक कुछ क्वेश्चन आ रखा है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ऐसे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो डेटा बेस्ड मोरल ऑफ द स्टोरीज, इंडियन इकोनॉमी वाज अ चैलेंज पार्ट। इफ you don't know the dates, if you don't know the government schemes, if you don't know the amount। हाँ जी, एक और क्वेश्चन ऐसे ही याद आया ऑन द स्पॉट मेरे को, जो क्वेश्चन आया सुबह कि एग्रीकल्चर के लिए भारत सरकार ने इस बार बजट में कितना एलोकेशन दिया। ये अगर आपको फिगर याद होगी तभी आप कर सकते हो। आप अगर रैंडम गेस मार दो तो वो आपकी किस्मत के ऊपर भी होता है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, अगर आपको ना आते और डेटाबेस क्वेश्चन हो, आपके उस टाइम पे क्या क्लिक आपने किया उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसे पेपर में गैम्बल आ जाता है भाई, निकल लिया तो निकल लिया, वरना चांसेस फिर कम हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। तो ये क्वेश्चनों की डोमिनेंस थी। हर दूसरे क्वेश्चन छोड़ने के बाद इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैक्रो, तीसरा फिर इंडियन इको, चौथे में ग्रोथ आती है, 5 में फिर इंडियन इको। तो अल्टरनेट हर दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन के बाद आपको इंडियन इकोनॉमी मिल रही थी। जैसे सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी, जो मैंने आपको अभी बताया एग्रीकल्चर, वही फिर 2 3 में, 4 में कुछ और, 5 में फिर इंडियन इको, 6 7 8 में कुछ और, 9 में फिर इंडियन इको, 10 ऐसे सो on। तो हर कुछ ना कुछ टर्म्स बाद आपको इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड मिल रहा था। सबसे आसान जो पार्ट था दैट वाज इंटरनेशनल ट्रेड। जो लोग इस टाइम पे मेरे इंटरनेशनल वीडियोस देख रहे हैं, और जब ये पेपर पूरा रिलीज हो जाएगा एनटीए से, तो मैं आपकी जब उसके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा, आप कहोगे इंटरनेशनल इकोनॉमी हाँ से आराम से हो रही है।
इंटरनेशनल ट्रेड वाज इजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाज इजी। इंटरनेशनल ट्रेड में मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि भाई आपको ये थ्योरीज पता होनी चाहिए, किस बंदे ने क्या थ्योरी दी। एंड यस, बुक्स के ऊपर क्वेश्चन थे। इसकी भी ऑल्दो मैंने एक पीडीएफ शेयर की थी और क्लास में भी करवा रखा है कि बताओ ये वाली ऑथर की इकोनॉमिक्स की कौन सी किताब है, किस साल में लिखी गई। तो बुक्स के ऊपर क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन है। मैक्रो का जो पार्ट था दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन आईएसएलएम, आईएसएलएम के स्लोप, आईएसएलएम की इक्वेशन, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर क्वेश्चन। एंड मल्टीप्लायर का एक न्यूमेरिकल भी था, छोटा सा वो न्यूमेरिकल था, ज्यादा टफ नहीं था, बेसिक न्यूमेरिकल था। तो मैक्रो में आपको ये सब मिला। देन इसमें एक टॉबिन्स की क्यू थ्योरी होती है ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। सेम यहाँ सीक्वेंस, एनवायरमेंटल इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस मिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 6 होता है उसमें एनवायरमेंटल इको का पार्ट आता है, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे। G20 की जो थीम है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया G20 के ऊपर। एनवायरमेंटल इकोनॉमी के 3-4 क्वेश्चन, मैक्रो के भी लगभग 5 से 10 क्वेश्चन का इंटरवल। सो दैट वाज इजी। ये 3-4 क्वेश्चन कैन बी अ चैलेंज फॉर सम पीपल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाज इजी, 5 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स यहाँ पे था। इंटरनेशनल की भी रेंज 5 से 10 क्वेश्चंस के आसपास की है। 10 क्वेश्चन आपके मैंने जो स्टार्टिंग में बताया पैसेज बेस्ड, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चंस, बहुत आसान थे। और चैलेंज है तो कुछ आसान पार्ट भी मिला। ओवरऑल देखा जाए इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक सच एग्जामिनेशंस। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, यही बात मैं बोलता रहता हूँ पुरानी इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस में कि आपको ये पता होना चाहिए भारत सरकार की योजनाएं क्या है। और यही सेम जब आप कन्वर्ट होते हो एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो, चाहे वो आईईएस हो, चाहे वो आरबीआई डीईपीआर का मेंस एग्जाम हो, वहां पे आपको फिर उसको प्रेजेंट करना है। उस स्कीम को आपको फिर 150 वर्ड में एक्सप्रेस करके आना है। तो हर एक पेपर का अपना चैलेंज है। इसलिए बोलते हैं भाई कि फंडामेंटल पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल पढ़ाई अच्छी है तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ये था, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। जिनके पास मेरी वीडियोस ऑलरेडी है, भाई देखो मेरी वीडियो तो पुरानी रिकॉर्ड हो रखी है ना, इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। तो मेरे को कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई आपने पेपर के बाद के बाद रिकॉर्ड कर दिया। पेपर तो आज हुआ है 20 जून सुबह 9 से 12। मेरी वीडियो सुबह पुरानी है अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ 2022। आप चाहो तो डेट चेक कर लेना, एक्सेस पे जाइए, वहाँ पे डेट चेक कर लो, वहाँ पे जो टॉपिक पढ़ा रखे हैं इंटरनेशनल के, इंटरनेशनल की दिनेश कार्तिक की जर्सी दैट वाज 19 क्लासेस है इंटरनेशनल की, 20 क्लासेस है मैक्रो की, 20 क्लासेस है इकोट्रिक्स की। तो आप इसमें से मैच कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में शॉम पीटर रिलेटेड वर्क का 2-3 क्वेश्चन तो इसी थ्योरी के ऊपर बन गए। मैं से शॉम पीटर बोलता था, फिर सामने से पता चलता भाई इसको ना शॉम पीटर नहीं, इसको शॉम पीटर बोलते हैं। अगर भाई शोम शूम शाशा जो मर्जी हो, पेपर में आ गया नंबर दे के चलेगा, बस बात खत्म। मेरे को तो नंबर लेने से मतलब है अपने, जो मर्जी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो। हाँ, जब इंटरव्यू की बात आएगी तब ठीक कर लेंगे अपनी प्रोनाउंसिएशन, तब तक इसकी थ्योरी से काम चलाते हैं। सो ये है आपका इस बारी का पेपर। तो 100 में से इंडियन इकोनॉमी 20 क्वेश्चन खा गई आराम से। तो 20 क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमी ले गई। मैथ्स चार्ट्स इतना नहीं लेके गया कि हमें डर लगता है मैथ्स चार्ट्स का फियर, पता चला इंडियन इकोनॉमी हो गया गेम चेंजर। जैसे वो एक मीम नहीं है, वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बट दिस केम एज आउट ऑफ सिलेबस। तो वही सेम बात हो गई कि भाई हम तो मैथ्स चार्ट्स और इकोटेक्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्या पता उससे ज्यादा क्वेश्चन मिले न्यूमेरिकल के ऊपर करते हैं, बट यहाँ तो बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, डेट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। बताओ ये थ्योरी का फाउंडर कौन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन मिला है, या तो सीक्वेंस बेस्ड मिला है या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मिला है। जैसे स्कूल लेवल पे वो बचपन में ईवीएस कंप्यूटर साइंस का पेपर नहीं होता था, कंप्यूटर साइंस नहीं बोलनी चाहिए, कंप्यूटर्स बोलनी चाहिए, नॉर्मल 7वीं 8वीं वाली जो कंप्यूटर्स होती थी, मैच करो, इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे थे। तो मॉरल ऑफ स्टोरी इज, आपकी फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग है, इंडियन इकोनॉमी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है, आपने बजट अच्छे से पढ़ रखा है, आपने इन जो पीछे नाम लिखे थे मैंने, नीति आयोग, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, किस मिनिस्ट्री में कितना फंड एलोकेट करती है केंद्र में मोदी जी की सरकार, वो पता होना चाहिए। केंद्र की सरकार की योजनाएं क्या है वो पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरे बुक बना रखी है, राइट नाउ नहीं है, होता तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखाता। वो पूरी है गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, मिनिस्ट्री वाइज जितनी भी भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज है, जितनी भी स्कीम लॉन्च हुई 2015 से मोदी जी के एरा में टिल डेट, तो उस सबको वहां पे मैंने फिल्ट्रेशन के साथ लगा रखा है। फंड कब लॉन्च हुई,
कितना पैसा एलोकेट किया, कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, कोई उसका पास लिंकेज, कौन सा बेनिफिशियरीज है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, तो उस रिलेटेड आपको सारा मिल जाएगा। जैसे लास्ट ईयर जब IES का पेपर हुआ था तो वहाँ पे ADP के ऊपर आया था। आज इससे ज्यादा लोगों को ADP नहीं पता, क्या सही बात है भाई, एकदम से अगर ऐसे फुल फॉर्म आ जाए और शॉर्ट फॉर्म आ जाए तो दिक्कत होती है। ADP स्टैंड फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। वर्ल्ड बैंक ने इसकी तारीफ की थी ADP प्रोग्राम की, तो जब उसने तारीफ की थी IES में ये क्वेश्चन आ गया कि बताओ केंद्र की सरकार की ये योजना है क्या, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो आपको 150 वर्ड में लिखना है। अब मेरे को जब इसकी फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं 150 वर्ड में कैसे लिखूंगा, इसलिए बोलता हूँ ऐसे पेपरों के लिए टाइम चाहिए होता है पढ़ने के लिए। तो पेपर का फॉर्मेट्स में जाएगी जी, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, और जब पेपर आएगा तो वो PDF तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जैसे NTA शेयर करते हैं हमारे साथ, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उससे भी आइडिया ले सकते हो। एंड जो लोग नेक्स्ट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से सुनना जी, जो लोग नेक्स्ट ईयर MA एंट्रेंस देना चाहते हैं CUET में, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज की मैं बात नहीं कर रहा जो CUET में नहीं आती, जो CUET में आते हैं वो भी नेक्स्ट ईयर ऐसी फॉर्मेट रखेंगे। वीडियो में यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो ताकि जब आप नेक्स्ट ईयर पेपर 2 CUET का, आज है मंगलवार, तो आप ये वीडियो पे आके दोबारा सुन लेना जी मेरी बात। मैंने कहा था कि जब 24 का पेपर बनेगा तो ऐसी क्वेश्चन आएंगे, सीक्वेंस बेस्ड, असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड, सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, डेटा बेस्ड क्वेश्चन, बुक्स के ऊपर, किस बंदे ने क्या थ्योरी दी, कब दी, उसके ऊपर। तो ये एरिया आपको पढ़ना है अच्छे से। मैथ्स स्टैट्स ना पढ़ो तब भी चल जाएगा, बट ये एरिया पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो ग्रोथ, इंटरनेशनल, इंडियन इनको, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस माइक्रो रिलेटेड मैंने बात नहीं की, माइक्रो में बर्ट्रैंड का एक क्वेश्चन आया था जैसे पता चला। देन एक इसमें माइक्रो के ऊपर वो वॉलरस लॉ आपका होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। गेम थ्योरी का क्वेश्चन नहीं था माइक्रो में इस बार, जो अभी पेपर हुआ नेट का। तो इंडियन इको, मैक्रो, माइक्रो, ग्रोथ, इंटरनेशनल इकोनॉमी, या कुछ लोग इसे इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, ट्रेड थ्योरीज एंड POP का पार्ट। सो अगर आपका ये एरिया अच्छा है, MCQ पेपर आपका कोई भी टपक जाएगा। एंड थोड़ी बहुत आप स्टार्ट्स एंड टिप्स पढ़ लो जी, ताकि वो भी आपकी हो जाए अगर MME ना पढ़ो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई MME ना भी पढ़ो ना तब भी कम चल जाता है, और लोगों के पेपर निकले हैं इसलिए। सो ये एरिया आपका अच्छे से होना चाहिए फॉर द 2024 अटेम्प्ट। और इसी के रिगार्डिंग हमारी सारी MCQs की बुकलेट प्रिपेयर हो चुकी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उससे भी MCQs अपने करो, बट वो कम तब पढ़ना जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो। नाउ अब इस बार जो इसका जनरल पेपर आया, ऑल्दो मैं ये पेपर नहीं पढ़ा था, जनरल पेपर 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो एक बार डिस्कस कर लेते क्या क्या है। कहते 5 क्वेश्चन तो इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन थे, रीजनिंग नहीं थी, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। 5 क्वेश्चन गियर बेस्ड। देन सेमेस्टर 4 में एक पेपर होता है हमारा SAC में, रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो कुछ क्वेश्चन रिसर्च ओरिएंटेड भी थे। ये गैम्बल होता है रिसर्च वाले क्वेश्चन जो थे। कुछ क्वेश्चंस आपके, क्योंकि आपका काम है एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप दे रहे हो, तो जो इसकी एजेंसी है उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। जैसे NTA रिलेटेड है, ठीक है, UGC रिलेटेड है, हाई कमीशन रिलेटेड है, तो एजुकेशन रिलेटेड एक दो क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट बेस्ड बहुत क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट 1 2 है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है या फॉल्स है, या दोनों फॉल्स है, ऐसे क्वेश्चन पेपर नंबर B में भी मिले, जो हमारा इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। तो रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम एजुकेशन के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर, और यहाँ पे करंट अफेयर्स के ऊपर नहीं था। हाँ, 2-3 इंग्लिश के क्वेश्चन जरूर थे, वो स्टेटमेंट बेस्ड में ही थे। एंड यहाँ पे एक पैसेज था, वो पैसेज भी आसान था। पैसेज भी आपको 5 क्वेश्चन दे के गया है, तो 50 में से 5 क्वेश्चन यहीं पे ठीक हो जाते बन जाएंगे। दी गई तो चैलेंज रहता ही है, जिनका स्ट्रॉन्ग है अच्छी बात है। एंड एक दो क्वेश्चन आपके कोडिंग के थे, ऐसे वो लिखा नहीं होता कि भाई नॉलेज इज रिटन एज जिस, बताओ ये वर्ड कैसे लिखा होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को याद नहीं कि क्या पूछा, बस ये है कि कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। ये हर बार देगा ही है, पेपर 1 में आपको कोडिंग रिलेटेड मिलता है, इंग्लिश रिलेटेड मिलता है, क्योंकि इसका सिलेबस ही यही है। एंड 2-3 कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन थे, जैसे गूगल ड्राइव के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, iCloud के ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो थोड़ा सा आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इसकी एक बुक है, वो मैंने शेयर कर रखी है आपके साथ, उसका नाम, तो वो बुक आप पढ़ लेना, तो इससे आपका ये पूरा काम हो जाएगा, ये इतना मैटर नहीं करता।
मैटर एज इन भाई पेपर निकालने में हेल्प करता है, बट ये है कि अगर वो आप बुक से भी पढ़ लो तो आपको इतना ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, आपके कोर पेपर स्ट्रांग होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे कोई कल कह रहा था कि यार आपने ना एक वीडियो में ये बोलते कि आप मतलब 26-27 साल के जो ऊपर होते हैं, भाई मैं तो पता नहीं वीडियो में क्या क्या बोल रहा था क्लास के टाइम। ऐसी बात नहीं है कि अच्छे नहीं लगते यार, सब अच्छे लगते हैं, ये बात नहीं है, मैंने कब बोला। वो ये कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि भाई जब आप 27 की हो जाते हो ना, तो आपके ऐसे एग्जाम्स निकालने की प्रोबेबिलिटी ना कम हो जाती है, बिकॉज 27 का ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपकी लाइफ में और भी चीजें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात मैंने कही थी उस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई मेरे को मजा आता है उनमें इन्वेस्ट करने में जो बंदा भी 19-20-21 साल का है, क्योंकि पता है वो बंदा पहले अटेम्प्ट में निकाल सकता है। इसलिए क्योंकि आपको आईएएस का पेपर 23 साल में देना है। ठीक है जी, आप अपना ये नेट का पेपर एमए के फाइनल ईयर में आके दे सकते हो, सेकंड ईयर में। कुछ लोग तो एमए के फर्स्ट ईयर में भी दे देते हैं, फॉर्म भर देते हैं कि देने में क्या दिक्कत है, 2 बार होता है साल में, इसलिए दिसंबर वाले स्लॉट में दे दिया, जब वो सेकंड फर्स्ट ईयर के पेपर खत्म होते हैं तभी दे देंगे। ऐसा निकला लोगों का, वो एमए के सेकंड ईयर में है एक आईपी यूनिवर्सिटी, उसका निकल गया था, तो उसने फॉर्म फिल कर दिया, पहले अटेम्प्ट में निकल गया। तो इसलिए मेरे को मजा आता है उनके साथ इन्वेस्ट करने में, बिकॉज उनके पास टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम, और वो सेल्फ स्टडी के ऊपर प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई वो आराम से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू समवन जो 27 का है। दिस वाज द मेन रीजन। तो ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि भाई जब 27-28 में बंदा हो जाता है तो और चीज़ें हैं जो अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 19 से लेके 23-24 मैक्सिमम 25 ये आपकी मेन ईयर है। आपका आईईएस बनता है लगभग 24 की एज में आप देते हो, 23 में भी दे सकते हो, आपकी एमए इन फाइनल ईयर में हो तो आप आईएएस दे सकते हो, तो आप ये भी दे सकते हो, 24 में दे सकते हो। मैक्स 2 या 3 अटेम्प्ट में आपका आईएएस निकल जाना चाहिए, किसी बंदे ने अगर अच्छे से पढ़ाई प्लस पेपर लिखे हैं। सो वो मेरा कहने का मतलब था, बाकी मेरा और कोई ऐसा मतलब नहीं था कि भाई अच्छे अच्छे तो यार सब है। तो बस वही होता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा मज़ा आता है जो इस एज में हो, क्योंकि उनके पास अभी एम्पल ऑफ टाइम है, उस कॉलेज एज में पढ़ाई के मोमेंटम में। आपको पता है यहाँ पे भाई किसी की मैरिज है प्लस एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है, कोई जॉब कर रहा है, जॉब के बाद अगर स्विच करके पढ़ाई में आते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो नेट की जो इकोनॉमिक्स की जो प्रिपरेशन है वो भाई मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लेता। हमारा एक ही कोर्स चलता है पूरा इंटीग्रेटेड, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का कोर्स, या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगर आपका है फॉर द सीएसई पार्ट उसका। तो अगर आप चाहे ये लो या ये लो, अगर ये लेते हो तो आपका इको ऑप्शनल तो कवर होता ही है इसमें, प्लस आपका डीपीआर का जो एग्जाम है दैट इज अगेन सेम रिजर्व फॉर इकोनॉमिक्स पीपल। यहाँ पे सिर्फ इको आती है, जैसे नेट के पेपर में अभी आपने देखा ना कि 50 क्वेश्चन में ये डेटा इंटरप्रिटेशन भी है, इंग्लिश भी है, पैसेज भी है, कंप्यूटर नॉलेज भी है। भाई यहाँ पे कुछ नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू होते हैं ओनली ऑन इको, नथिंग एल्स। जैसे यहाँ तो 50 है, यहाँ तो 0 है, कुछ भी आपको ये सब नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू इकोनॉमिक्स पे। तो आरबीआई डीपीआर हो गया, नेट इकोनॉमिक्स हो गया, इसका इको वाला पार्ट 200 क्वेश्चन जो आपके इको बेस्ड है। देन सेबी ग्रेडेड रिसर्च दैट इज आल्सो फॉर द एम इकोनॉमिक्स पीपल। तो ये सब आपका इसी में इंक्लूड है। जब आपने इस लेवल की पढ़ाई कर ली अच्छे से तो आपका ये भी निकल जाता है, ये भी निकल जाता है, ये भी इनमें से कोई भी आप निकालने के केपेबल बन जाते हो, जब आपने इतना पहाड़ एग्जाम जिसका समुद्र जितना बड़ा सिलेबस है, विशाल सिलेबस है। नो वन कैन कंप्लीट फुल सिलेबस ऑफ आईईएस, बट आपका ये होता है आपके पास नॉलेज इतनी होती है कि आप ये पेपर आराम से मैनेज कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसलिए आप आईएएस के एनरोल करते हो, इन सब की प्रिपरेशन मैं आपको इसी के अंदर साइड बाय साइड करवाता हूँ। राइट, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना है क्लासेस के रिगार्डिंग, मटेरियल के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, तो दिस इज माय नंबर 9810422456। सो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड कुछ चीज़ें मैं आपके साथ साइमल्टेनियसली टाइम टू टाइम शेयर भी करता रहता हूँ, चाहे वो कुछ नोट्स हो, चाहे वो कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी होता है पेपर रिलेटेड तो आपको मिल जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं, तो आप अपना ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पेपर का मेन पार्ट समझ आ गया हो कि कौन से एरिया से इस बार सवाल पूछे। एंड अगेन से जो लोग आगे डीपीआर दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन क्या पता यहीं पे रेप्लिकेट हो जाए। सेबी ग्रेडे में भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपका सेबी ग्रेडे रिसेंट 2024 का बनता है, आपको बजट रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड,
क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। और पेपर के मिले वो कम होगा, डायनामिक वाला पार्ट ज्यादा होगा फॉर द सेबी। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी थी अब, ठीक है जी। तो कोई भी अगर आपकी डाउट हो, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप और कनेक्ट ऑन द कॉल। कोई भी अगर आपके करियर काउंसलिंग सेशन चाहिए, कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है, हर बंदे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अलग है। किसी को थ्योरी अच्छी नहीं लगती, किसी को प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता, हर एक बंदे के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग है। तो वो आप प्लान कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं, और उस अकॉर्डिंग जो भी आपका करियर प्लान है उसके रिगार्डिंग जो बेस्ट प्लान बनेगा आपके लिए, वो मैं फिर आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको ये फॉलो करना चाहिए। दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके ऊपर भी चार्जेस नहीं होते। वो आप जब मर्जी आप कनेक्ट कर सकते हो, बस एक टाइम स्लॉट अपना बुक कर लेना ताकि कुछ ओवरलैप ना करे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।